एक मालिक है और वो मालिक अपने नौकर से कहता है कि तू हर रोज मुझे 1 लीटर दूध गर्म करके पिलाएगा, ये तेरी ड्यूटी है। तो नौकर रोज 1 लीटर दूध पिलाता था। कुछ दिन बाद नौकर जो है उस दूध में से 1/4 लीटर दूध खुद पी जाता था और बाकी दूध में पानी मिला के मालिक को पिलाता था। फिर कोई मालिक से शिकायत करता है कि साहब ये जो नौकर आपने रखा है ये दूध में गड़बड़ करता है। तो मालिक ने कहा अच्छा ऐसा है क्या, और उसने नौकर की निगरानी के लिए एक और नौकर रखा। अब 2 नौकर हो गए, तो दोनों नौकरों ने 1/4 लीटर दूध खुद पीना शुरू किया और बाकी दूध में वो पानी मिला के मालिक को पिलाते थे। कुछ दिन बाद फिर मालिक को कुछ लोगों ने कहा कि आपके ये 2 नौकर जो हैं वो दूध में पानी मिला के पिला रहे हैं आपको। तो उसने कहा अच्छा ऐसा है। तो उसने एक और नौकर रखा, बोला इन दोनों पे निगरानी रखो। अब 3 नौकर हो गए, तो तीनों 1/4 लीटर दूध पीते थे, मालिक को 1/4 लीटर दूध में पानी मिला के पिलाते थे। मालिक की तबीयत भी थोड़ी कमजोर होने लगी, थोड़ा वीक हो गया वो। फिर किसी ने कहा कि आपका स्वास्थ्य बड़ा गड़बड़ हो गया है, आप तो बहुत कमजोर होते जा रहे हैं, ये नौकर आपके बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। तो उसने बोला अच्छा ऐसा हो रहा है क्या। तो उसने एक और नौकर रखा, बोला इन तीनों पे निगरानी रखो कि ऐसा ना हो। अब जब 4 नौकर रख लिए तो दूध तो 1 ही लीटर था। थोड़े दिन ठीक मिला, फिर चारों नौकर मिल गए और दूध पीने लग गए। अब मालिक को क्या पिलाएं, तो वो क्या करते थे कि जब मालिक सो जाता था तो जो दूध पे थोड़ी मलाई जमती है ना ऊपर, वो मलाई लेके मालिक की मूंछ पे लगा देते थे। सुबह मालिक उठ के कहते कि बड़ी भूख लग रही है, तुम लोगों ने रात को दूध नहीं पिलाया। तो कहते नहीं नहीं मालिक पिलाया, आपका हाजमा खराब है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। वो कहता क्यों कैसे, और फिर वो मालिक को आईना दिखाते, कहते ये देखिए साहब अभी भी प्रूफ है। कौन सा प्रूफ है, आपके मूंछ पे देखिए मलाई जमी हुई है। तो अब मुझे बताइए दोस्तों, ये कहानी है या हकीकत? हकीकत है। तो इसमें मालिक कौन है और नौकर कौन है? हाँ आप बताइए। इसमें मालिक जो है जनता है और नौकर जो है वो सरकार है। हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने। आप लोगों ने भी ये बात पहचान ली थी। दोस्तों अब मुझे बताइए कि ये जो बड़े बड़े घोटाले होते हैं देश में और जो पैसा लूटा जाता है वो किसका पैसा जाता है? हाँ हाँ आप बताइए। सरकार का। सरकार का पैसा जाता है। लेकिन सरकार के पास ये जो पैसा आता है वो आता कहां से? हाँ हाँ बताइए। टैक्सेस। बिल्कुल सही, टैक्सेस से। अच्छा आप में से कितने लोग हैं जो टैक्स नहीं भरते? जरा संभाल के जवाब दीजिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देख रहा है ये शो। बताइए आप में से कितने ऐसे हैं जो टैक्स नहीं भरते? तो कई लोग हैं यहां पर जो टैक्स नहीं भरते। दोस्तों यही सवाल हमने देश में अलग अलग किस्म के लोगों से पूछा और उन्होंने हमें क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं। आप टैक्स भरते हैं? टैक्स? किस बात का? टैक्स। मेरे इतना इनकम ही नहीं है कि मैं टैक्स भरूंगा। यहाँ कमाने खाने को तो पूरा नहीं पेट भरता, कहाँ से टैक्स भरूंगा साहब? टैक्स। इतनी कमाई नहीं होती, टैक्स कहाँ से दूंगा? बैंड वाले हमको क्या पता है कि टैक्स क्या होता है। किसका टैक्स चाहिए आपको? आप टैक्स भरते हैं? किस चीज का टैक्स मतलब? हम टैक्स नहीं भरते। सर ड्राइवर आदमी हो, 10,000 का नौकरी कर रहे हो, उसमें टैक्स क्यों भरे? क्या आप लोग टैक्स भरते हैं? नहीं नहीं। काय का भरते टैक्स? नहीं भरते। हम छोटे आदमी लोग नहीं भर पाएंगे, नहीं भरते। अरे पैसा ही नहीं तो टैक्स काहे को भरूंगा? नहीं टैक्स वैक्स मेरे को मालूम नहीं उसके बारे में। टैक्स में नहीं भरता। नहीं टैक्स फिलहाल नहीं भरता हूँ। हम नहीं भरते। नहीं 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 नहीं। दोस्तों हमारे साथ इस वक्त है यामिनी अय्यर जी, जो अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च इस नाम की संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं। यामिनी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। मुझे बताइए कि इन सारे लोगों का कहना है कि ये टैक्स नहीं भरते, ये बात कितनी सही है कितनी गलत है? बिल्कुल गलत। इस वीडियो में सारे लोगों ने टैक्स भरा है। कैसे? आमिर आप मुझे एक बात बताइए, आपके पास मोबाइल फोन तो होगा? जी। खरीदा था खुद? नहीं मैंने मैनेजर ने लिया था मेरे लिए। हाँ। यहाँ पे किसी ने तो अपना मोबाइल फोन खरीदा होगा। मोबाइल फोन के जो बक्से के पीछे वो पर्ची है उसको ध्यान से देखा था? उस पे क्या लिखा हुआ है? इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। तो जब मोबाइल फोन खरीदा तो आपने भी टैक्स दिया, सभी ने टैक्स दिया,
और जब मोबाइल फोन का बिल भी भरते हैं तो उस पे भी टैक्स देते हैं। लेकिन हर आदमी तो मोबाइल फोन नहीं खरीद पाता। मोबाइल फोन को छोड़िए, अगर आप सोचें आपके रोज की जिंदगी में सुबह से लेकर शाम तक जिन सभी चीजों का आप प्रयोग करते हैं वो कहीं से आपने खरीदा तो टैक्स दिया, टूथपेस्ट खरीदा टैक्स भरा, ब्रश खरीदा टैक्स भरा, कोम खरीदा टैक्स भरा, खाने पीने की चीजों पर भी टैक्स पड़ता है। जो कुछ भी पैकेज से आपने खरीदा, चिप्स खरीदा, पैकेज नमक खरीदा या चीनी खरीदा, उस पे टैक्स, दाल खरीदी उस पे टैक्स, चाय की पत्ती उस पे टैक्स। तो हर चीज पे टैक्स लगता ही है। जब सभी ने कहा यहाँ पे कि उन्होंने टैक्स नहीं भरा, उनके मन में एक ही सोच था, मेरी आमदनी नहीं है या शायद कम है जिसकी वजह से मैंने अपना इनकम टैक्स नहीं भरा। बट असल में दो टाइप के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स जिसका एक उदाहरण है हमारा इनकम टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। और अगर इन आंकड़ों को ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा कि ये जो 1/3 टैक्स केवल ही वो है जो हमारी डायरेक्टली इनकम टैक्स वगैरह से सरकार में आपका पैसा पहुंचता है। जी जी जी। बाकी जो टैक्स है, जो बड़ा हिस्सा है वो अपने इनडायरेक्ट टैक्स से आता है। जो चीजें हम खरीदते हैं सबसे ज्यादा वहां से आता है। तो 2/3 वहां से आता है। बिल्कुल, सुबह से लेकर शाम तक टैक्स भरते रहते हैं हम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर हिंदुस्तानी, चाहे वो गरीब आदमी हो अमीर आदमी हो, टैक्स भरता है। बहुत बहुत शुक्रिया यामिनी जी हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों अब मैं दोबारा आपसे पूछना चाहता हूं कि जब देश में कोई घोटाला होता है और कोई भ्रष्ट नेता या भ्रष्ट अधिकारी सरकार का पैसा लूटता है तो वो असल में किसका पैसा होता है? हम सब का पैसा जाता है, हम सब का जाता है। बिल्कुल सही। मुझे अक्सर ताज्जुब होता है दोस्तों कि जब भी कोई घोटाले की खबर आती है तो मैं देखता हूं कि लोग बड़ा मजा लेकर उसकी बातें करते हैं, हंसते भी हैं कि यार वो 10,000 करोड़ उड़ा के ले गया, कोई 20,000 करोड़ उड़ा के ले गया। इस दफा जब आप कोई घोटाले की खबर पढ़ें तो ये जानकर पढ़ें कि किसी ने हमारे रोज की मेहनत की कमाई का पैसा लूटा है। अच्छा मुझे बताइए कि यहां पर कौन कौन है जिनकी पर्सनल वेल्थ यानी खुद की संपत्ति 10 लाख से ज्यादा है? आप हैं 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। तो बहुत ही कम लोग हैं यहां जिनको लगता है कि उनकी संपत्ति 10 लाख से ज्यादा है। चलिए दोस्तों अब हम अपने अगले मेहमान से मिलते हैं, श्री शुभ्रत दास, जो सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी इस नाम की संस्था के साथ काम करते हैं। आइए शुभ्रत जी। हमने शुभ्रत जी को जिम्मेदारी दी थी कि ये हमें बताएं कि हमारे देश की संपत्ति यानी हमारी नेशनल वेल्थ कितनी है। बताइए शुभ्रत जी, आपके खोज में क्या सामने आया? आमिर, आपने हमें समय बहुत कम दिया, इसलिए ये आकलन हम लोग पूरा तो नहीं कर पाए हैं। जी। फिर भी 2 बड़े चीजों का आकलन हमने किया है। जी। एक है हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स, जी, जिसमें आता है क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कोल और लिग्नाइट, मतलब कच्चा तेल, कोयला वगैरह। और दूसरा है अदर मिनरल रिसोर्सेज, मतलब खनिज भंडार। कुछ 84-85 अलग अलग तरह के मिनरल रिसोर्सेज हैं जिसका लगभग आधा हम लोगों ने इस एस्टिमेशन में कवर कर लिया है। आधा ही किया आपने? जी। मतलब जो मैंने आपको काम दिया था वो आप पूरा नहीं कर पाए? उतना ही डेटा मिल रहा है। मैं समझ सकता हूं, मजाक कर रहा हूं मैं। पूरे देश की संपत्ति का अंदाजा लगाने चलें तो उसमें बहुत वक्त लग सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इस वक्त में आप सिर्फ 1.5 चीजों का अंदाजा लगा पाए। बिल्कुल। तो आपके इस अंदाजे में क्या सामने आया? आंकड़ा क्या है आप मुझे बताइए। मैं यहाँ आंकड़ा पर काफी बड़ा है, 5,000। 5,000 उससे शुरू कीजिए। अब मैं जब तक आपको ना रोकूं आप उसमें और 0 ऐड करते जाइए। जब तक ना रोकें आप? जी। अच्छा, कुछ और जीरोस लगाइए। तो ये तो बोर्ड खत्म हो गया शुभ्रत जी। और लगाइए। और लगाओ जी, थोड़ा और, एक और है? एक और। आप सच कह रहे हैं? जी, बस एक और। एक और? जी, एक और लगा दीजिए बस। तो ये कितना बड़ा आंकड़ा है मुझे बताइए आप। ये है 5,000 लाख करोड़ रुपए। 5,000 लाख? 5,000 लाख करोड़ रुपए। 5,000 लाख करोड़ रुपए। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही है कितना बड़ा फिगर है। अच्छा हमें बताइए कि हमारे देश की जो आबादी है वो करीबन 120 करोड़ की है। तो अगर हम इस आंकड़े को 120 करोड़ लोगों में बांटें तो उसका मूल्य कितना होता है? 40 लाख रुपए। 40 लाख। जी।
तो इस वक्त हम आराम से कह सकते हैं कि हम सब 40 लाख के मालिक हैं अपनी अपनी जगह पर, जब हमने सिर्फ 1.5 चीजों का अंदाजा लगाया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुभ्रत जी हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। दोस्तों, शुभ्रत, अब आप समझ रहे हैं कि आपकी, हम सब की संपत्ति कम से कम 40 लाख है, और 40 लाख तो सिर्फ 2 बल्कि 1.5 चीजों के अंदाजे पे। अगर हम देश भर की संपत्ति का अंदाजा लगाएं, जिसमें करोड़ों एकड़ जमीन है सरकार के हाथ में, पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज हैं, स्पेक्ट्रम है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, इन सब का अगर हम अंदाजा लगाएं, तो मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूं, लेकिन हो सकता है कि हम सब इस देश में करोड़पति हों। बच्चा, बूढ़ा, हर इंसान, हम सब करोड़पति हैं। दोस्तों, अब हमें समझ में आ गया कि हमारा देश गरीब तो नहीं है, लेकिन फिर भी जनता इतनी बदहाली में क्यों है? आइए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हिंदुस्तान की धरती को तरह तरह के कुदरती खजानों का वरदान मिला है। हमारी धरती के अंदर ऐसी कीमती प्राकृतिक संपदा छिपी है जो हम सबकी साझी है। लेकिन जहां हमें एक ओर ये वरदान मिला है, वहीं दूसरी ओर जनता के इस खजाने को कुछ गिने चुने लोग और उनकी निजी कंपनियां लूट रही हैं। इसकी एक शर्मनाक मिसाल कर्नाटक के बेल्लारी में सामने आई। प्राकृतिक संपदा से समृद्ध दक्षिण भारत के इस खूबसूरत इलाके का आज ये हश्र कर दिया गया है। बेल्लारी के पहाड़ों से बेहतरीन क्वालिटी का कच्चा लोहा निकलता था। कुछ प्राइवेट कंपनियों ने अवैध तरीके से खनन का पूरा कारोबार अपने हाथों में ले लिया। मुनाफा बढ़ाने के लिए कई गैर कानूनी हथकंडे अपनाए गए। इस घोटाले की जांच कर्नाटक के तत्कालीन लोकायुक्त जस्टिस संतोष हेगड़े ने की। उनकी जांच में यह बात निकलकर सामने आई कि किस तरह से देश की संपत्ति को लूटा गया। कहीं प्रतिबंधित इलाकों में खनन हुआ, कहीं बिना अनुमति के जंगलों को उजाड़ दिया गया, और कहीं तय सीमा से कहीं ज्यादा खनन किया गया। उनकी रिपोर्ट के अनुसार इस घोटाले से जो नुकसान देश को हुआ, उसकी कीमत है 16,000 करोड़ रुपए। सार्वजनिक संपत्ति को निजी स्वार्थ के लिए हड़पने के इस तरह के कई मामलों को काफी नजदीक से देखा है जस्टिस संतोष हेगड़े ने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस जस्टिस हेगड़े। सर, आपने हमारे देश के एक बहुत बड़े घोटाले की जांच की है, जो बेल्लारी माइनिंग स्कैम के नाम से जाना जाता है। आपकी तहकीकात में क्या सामने आया? जिस तरीके से वहाँ हमारे देश के प्राकृतिक संसाधनों की लूट हुई, जो असल में नागरिकों की संपत्ति है, वो विश्वास के परे है। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, पैसा बनाना किसी भी कीमत पर। सरकार को जो पैसा उस वक्त हर एक मैट्रिक टन के खनन के लिए दिया जा रहा था, वो था सिर्फ 27 रुपए प्रति टन। और उसी 1 टन के लिए एक्सपोर्टर्स माल कहाँ भेज रहे हैं, कितनी दूर भेज रहे हैं, उसके हिसाब से 6 से 7 हजार रुपए कमा रहे थे। ओ बाप रे। जब वो लोग इस काम में उतरे, तब कुछ नहीं था उनके पास, पर देखते ही देखते 2-2, 3-3 हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, उनके उड़ने के लिए रनवे, सब कुछ बना लिया उन्होंने। सोने के सिंहासन बना लिए उन्होंने अपने लिए। मैंने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, उसमें क्या सामने आया कि कर्नाटक के 3 मुख्यमंत्री दोषी पाए गए। उसमें वो मुख्यमंत्री भी शामिल थे जो उस वक्त सत्ता में थे। 9 और मंत्री भी दोषी पाए गए थे। उसके अलावा 797 अधिकारी, जिसमें 14 IAS अफसर थे, कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसर थे, और कई और विभागों के अफसर, सब शामिल थे। मतलब लगभग पूरा प्रशासन इसमें शामिल था। मुझे लगता है कि हम सब के लिए एक बात समझना बहुत जरूरी है, खासतौर से जो नौजवान यहाँ बैठे हैं, कि जिस तरफ हम जा रहे हैं, अगर हम इस बर्बादी को यहीं नहीं रोकेंगे, इस पर अंकुश नहीं लगाएंगे, तो हम बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे। देखिए, 1950 के दशक में एक घोटाला हुआ था, जीप स्कैम। उसमें देश को 52 लाख रुपयों का नुकसान हुआ। उस वक्त के हिसाब से एक बड़ी रकम थी, पर फिर भी आप देखिए कि 52 लाख में कितने जीरो होते हैं। और भी कई घोटाले थे, LIC में मुंद्रा घोटाला, भारत बैंक का डालमिया घोटाला, नगरवाला स्कैम सेंट्रल बैंक में। हर साल घोटाले होते थे। सोचने वाली बात यह भी है कि सब घोटाले तो बाहर भी नहीं आते हैं। 100 में से कोई 1 या 2 ही जनता के सामने आ पाते हैं। अब 2010 पे आते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स, 70,000 करोड़ का घोटाला। 2G स्कैम, 1,76,000 करोड़। 2012 पे आइए, कोलगेट घोटाला, 1,86,000 करोड़। अगर 1,86,000 करोड़ रुपए का एक घोटाला होता है, तो देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। 1987 में देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, वो याद कीजिए।
स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था कि सरकार 1 रुपया गरीबों के लिए खर्चती है तो उसमें से सिर्फ 15 पैसे ही उन तक पहुंचते हैं। कुछ वक्त पहले कर्नाटक में हमने पढ़ा कि गरीबों को 1 रुपए किलो चावल देने की घोषणा हुई है, जिसके लिए सरकार एक मोटी रकम खर्च कर रही है। कुछ हफ्ते ही बीते थे कि अखबारों में ये रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गईं कि जो पैसा गरीबों को 1 रुपए के हिसाब से चावल देने के लिए खर्चा जा रहा है, उससे जो चावल खरीदा जाता है वो या तो एकदम सड़ा हुआ होता है, या जहां अच्छे चावल की खरीद हुई है वहां उसे गोदामों से चुरा चुरा के प्राइवेट लोगों को दे दिया गया है। इस तरीके से पैसे की लूट हो रही है। कैसे बच पाएंगे हम? सर, इस तरह के घोटालों का, भ्रष्टाचार का आम लोगों की जिंदगी पर कैसे असर पड़ता है? आप अपने रोजमर्रा के खर्चों को देखिए। पिछले साल के मुकाबले इस साल कितनी महंगाई है, क्योंकि जो पैसा देश के विकास के लिए रखा गया है, जिसे देश की प्रगति के लिए इस्तेमाल में लाना चाहिए, वो पैसा 85% चुरा लिया जाता है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, मैं नहीं कह रहा, मेरे अंदाजे से तो अगर 1988 में 1 रुपए में 15 पैसे ही सही जगह पर पहुंचते थे, तो आज 5 रुपयों में से 15 पैसे पहुंचेंगे। ये हो रही है हमारी तरक्की। हम लोग, आप हेल्थ केयर को लीजिए, सरकारी अस्पतालों को काफी नजदीक से मैंने देखा है कि वहां क्या हो रहा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। 2010 में एक गांव की महिला डिलीवरी के लिए सरकारी अस्पताल आई, उससे पैसे मांगे गए, उसके पास पैसे नहीं थे। अस्पताल ने साफ इनकार कर दिया। महिला के साथ जो व्यक्ति था वो पैसों का इंतजाम करने गांव भागा। फिर अस्पताल वालों ने महिला को कहा कि यहां मत बैठो, बाहर जाओ। वो बेचारी उस हालत में सड़क पार करके बाहर बस स्टॉप पर जाकर बैठ गई। जब तक पैसों का इंतजाम होता, बाहर उसी बस स्टॉप पर उसकी डिलीवरी हुई। ये किस तरह के समाज में जी रहे हैं हम? मुझे लगता है कि लालच तो एक बात है, लेकिन लालची होने के साथ साथ हम अपनी इंसानियत भी पूरी तरह से खो रहे हैं। हम इंसान से शैतान बन रहे हैं। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि दूसरे लोगों के साथ क्या हो रहा है। हर जगह, हर डिपार्टमेंट का यही हाल है। कुछ ईमानदार लोग भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी 125 करोड़ लोग बेईमान हैं, लेकिन ज्यादातर लोग मजबूरी में ईमानदार हैं, क्योंकि उनके पास बेईमानी करने का मौका ही नहीं है। आज के हालात ऐसे हैं कि एक आदमी जो बड़े ओहदे पे है, वो अगर दूसरे पर उंगली उठाकर कहता है कि आप भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, तो सामने वाला इनकार नहीं करता। वो पलटकर कहता है कि आप नहीं हो क्या भ्रष्ट? That's so true. That is so true. ऐसी सोच बन चुकी है। यहाँ जो नौजवान मौजूद हैं उनसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। Sure, please. मेरी पीढ़ी के लोग अब हालात नहीं बदल पाएंगे। अब सिर्फ आप ही हालात बदल सकते हैं। और आपके लिए अच्छी बात यह है कि लालच सब सरहदें पार कर चुका है, सिर के ऊपर निकल गया है। अब और ऊपर जाने की जगह ही नहीं बची। आपके पास मौका है उसे नीचे लाने का। ये काम आपको जरूर करना है, मेरी खातिर नहीं, अपनी खातिर, अपने बच्चों की खातिर। सर, हमें सख्त जरूरत है आप जैसे लोगों की जो हमारे लोकतंत्र को बचा के रख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, सोचने की बात है कि जिनके हाथों में हम अपनी संपत्ति की चाबी दे रहे हैं, वो हमारी संपत्ति को कैसे लूट रहे हैं। आपको याद होगा मेरी मालिक और नौकर वाली कहानी।